सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। 20 क्वेश्चन आपके जो पीजीटी कॉमर्स में पूछे गए थे वो हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और किसी भी अगर आपको लगता है डाउट, वैसे 99.9% कोशिश की गई है कि क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको एक्यूरेट बताए जाए, लेकिन अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रचालन कब प्रारंभ किया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, तो इसका जो आंसर आएगा, वैसे देखो जून 1945 गिवन है, बट आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो जून 1946 है। तो वही जो है, क्योंकि केवीएस ने पिछली बार भी इस चीज़ को माना था, तो जून 1946 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते, क्योंकि जो राइट आंसर माना जाता है उसी के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता। के बाद सेकंड जो कुछ क्वेश्चन था, विच सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड बेनिफिट इन टैक्स। तो बेनिफिट इन टैक्स हमें किस पे मिलता है? डिबेंचर पर हमें टैक्स मिलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि डिबेंचर क्या है, सबसे सस्ता रिसोर्स है। ठीक है। उसके बाद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कमेंस ऑपरेशन इन वाशिंगटन। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, March 1, 1947। उसके बाद द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस। तो इसका आंसर आएगा 2 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपए की इसमें क्या मिलती है, 2 लाख से ये स्टार्ट होती है आपकी जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होती है। पता नहीं क्या हो गया है, जुबान बिल्कुल फिसल रही है भाई। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो सबसे जो अगर पब्लिक सेक्टर के केस में पूछा जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आएगा, और वैसे अगर बिजनेस के केस में पूछा जाए तो सोल प्रोप्राइटर आएगा। इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें पूछा गया था फंक्शनल फोरमैनशिप इज डेवलप बाय। तो फंक्शनल फोरमैनशिप किसने डेवलप की थी? FW टेलर ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन है 77, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। तो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है कमर्शियल पेपर्स को इशू करने का? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 12 मंथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन हेड एंड वन प्लान। तो ये वन हेड एंड वन प्लान की क्या होता है? हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली म्यूचुअल फंड योजना। तो आपको पता ही होगा म्यूचुअल फंड योजना जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। तो कौन सा फंक्शन क्लोजली रिलेटेड होता है? तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाएगा। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्डिनेट। तो स्पोर्डिनेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन इज बोरो 10% एंड टैक्स रेट इज 30%। द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 7%, क्योंकि टैक्स का इसको बेनिफिट मिलता है। तो जो 3% होगी ये लेस हो जाएगी। उसके बाद 84 निम्न में से कौन सी इक्वेशन ठीक है? तो देखो इक्वेशन का हमें पता है, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो अगर आप इसको करोगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो राइट आंसर आएगा। उसके बाद स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर। तो स्टेटस किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इटली में हुआ था। इटली में जो हमारा पैशियोली था उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद 87, रजिस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी। तो किसके लिए कंपलसरी होता है? वैसे तो देखो कंपल्सन नहीं होती है, बट लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, पुरानी मशीनरी के विक्रय पर। देखो हमने ओल्ड मशीनरी सेल किया तो उसको सेल्स अकाउंट में नहीं करना था, हमें क्या करना था? उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। तो मशीनरी की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया गया? सेल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिवेन्यू मान लिया गया है किसको? हमारे कैपिटल। ठीक है। तो रिवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रिवेन्यू मान लेना हमारा क्या हो जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एज पर कंपनी एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप में? 50 होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। डिविडेंड इज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ। तो डिविडेंड जो पेड किया जाता है वो पेड ऑफ कैपिटल के परसेंटेज के बेस पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में हाईएस्ट जो वैल्यू होती है स्टॉक की वो किस मेथड के अकॉर्डिंग होती है? FIFO मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं वही
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 103 द डेप्ट राइट ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स अगर रिकवर्ड हो जाते हैं तो क्रेडिट किस में किया जाता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अकाउंट पेएबल, देखो अगर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी होती है और कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो जो इतनी रेशो गेनिंग होती है उसी को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस, तो कौन से का क्रेडिट बैलेंस होता है? रेंट आउटस्टैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। देखो अब यहाँ पे आंसर बता रहे हैं हम, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि भाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, यानी कि जो आगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उनको भी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन बच्चों की यही डिमांड थी कि मैम एक बार क्वेश्चन और उसके आंसर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो इसका आंसर जो हमारा होगा एरर ऑफ पार्शियल कमीशन होगा, क्योंकि अगर एक साइड की रहती है तभी उस एरर्स को हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट करेगी, वैसे नहीं इफेक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद परचेज पूछा गया था, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी थी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था। जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। उसके बाद है 108 एडिशनल कैपिटल ब्रोथ इन द बाय द प्रोप्राइटर। देखो अगर प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होती है, लेकिन लाइबिलिटी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी भी इसके साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड इफेक्ट इसका होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, इसका जो आंसर आपका इसमें पूछा गया था ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? तो 72,000 इसका ग्रोस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राजू, जगबीर और देवेंद्र की जो क्या दी हुई थी? रेशो दी हुई थी, और ये पूछा गया था एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें क्या करनी थी? कैलकुलेशन करनी थी किसकी? देवेंद्र के शेयर की गुडविल की। कि देवेंद्र के जो टोटल आ रही है हमारी गुडविल, देखो क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल गुडविल नहीं पूछी गई, देवेंद्र का शेयर पूछा गया था। टोटल गुडविल हमारी कितनी आती है? 1,65,600 रुपये, ये हमारी टोटल गुडविल आती है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। लेकिन देवेंद्र का शेयर पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कितना उन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइसिंग किया है, तो 4। क्यों? क्योंकि वो चला गया था तो उसी का शेयर हमको निकालना था। तो इसका जो आंसर आएगा 4 बाय कितना टोटल आ रहा है इसका? 7, 5, 10, 14, 4/14, ठीक है, यानी कि 1/4 इसका होगा। तो अमाउंट निकल के आएगा 41,400। उसके बाद है शेखर ड्रॉ ए बिल ऑन विजय। तो इसका जो आंसर आएगा 3 मंथ्स के लिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। उसके बाद है XY पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो गिवन है। उसके साथ साथ क्या पूछा गया है? जेड विल कितनी जेड कैपिटल लेके आएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड। देखो अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पूछा जाए तो वो कैश बेसिस होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है हमारा एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड। इसमें क्या पूछा गया था? हमारा टूर्नामेंट फंड में बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 2,52,800, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तारा मोटर्स लिमिटेड, इसमें पूछा गया था डिबेंचर अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे। इन्होंने क्या किया था? डिस्काउंट पे शेयर इशू किए हैं, तो डिस्काउंट पे करेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 4 लाख के बदले 80 रुपीज़ का एक शेयर हो जाएगा। क्यों? 100 का है और 20% इसके ऊपर डिस्काउंट है, तो इसके हिसाब से हमारे डिबेंचर 5,000 निकल के आए, तो अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख की हम क्या करेंगे? डिबेंचर इशू इसको कर देंगे। उसके बाद 116 में पूछा गया था आपका विजेंद्र रिटायरमेंट होता है, कैलकुलेशन कि कितना अमाउंट इसको पे करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40,000। क्यों? क्योंकि अगर एसेट्स से हमें कुछ रिकवर्ड होता है तो वो अमाउंट ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिकवर्ड नहीं हो रहा, तो उसको हम यही मानेंगे कि वो एसेट्स हमारी इसके अंदर नहीं आएगी, जितना अमाउंट था उतना इसको पे कर देंगे। उसके बाद है 1117, इसमें क्या पूछा गया था कि पार्टनरशिप कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे कितना पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को? तो ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना था, और 38,000 आएगा, क्योंकि 40,000 का 5% अगर लेस करते हैं तो 38,000 रुपये आपका आ जाएगा, क्योंकि 2,000 रुपये की आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जो क्योंकि ABC 3:1 के रेशो में दिया हुआ था और इसमें अमाउंट दिया हुआ था गुडविल का, और न्यू रेशो निकालनी थी। तो अमाउंट के हिसाब से अगर आप रेशो निकालोगे तो आपके 5:3 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बेस पर अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ऑप्शन नंबर 17 और 7 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है 1119। इसमें क्या पूछा गया था
कि जो बैलेंस है वो किस में जाता है। तो देखो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, तो हमारा क्रेडिट में किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स को हम डज नॉट एक्सीड, इसका जो राइट आंसर रहेगा द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर को। कितना डिस्काउंट नहीं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मैक्सिमम हम, क्योंकि डिस्काउंट प्रोहिबिटेड होता है, ओनली हम क्या करते हैं जब स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉइज़ को इशू करते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, वैसे डिस्काउंट नहीं दिया जाता। लेकिन अगर अमाउंट, अगर हमने शेयर्स को री इशू किया है तो जो हमारा फॉरफिटेड अमाउंट है, जितना हमें मिला है, वहाँ तक हम उसको क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुए हमारे कंप्लीट कॉमर्स के, और आपने मैच कर लिए भी होंगे कितने क्या स्कोर बनता है। ऑल ओवर पेपर जो है काफ़ी ईजी आया हुआ था, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर की आपको शंका हो सकती है, जिनको की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी थी उनके काफ़ी अच्छे स्कोर इसमें बनेंगे। तो आपका क्या स्कोर बना, कैसा क्या कुछ रहा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर है। आप अपना ज़रूर बताइएगा ताकि एक जो है डाटा एनालाइज हो सके कि भाई यहाँ तक इतने इतने बच्चों के स्कोर बनते हैं और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।